नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट कार्यक्रम में। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक महनीय व्यक्तित्व के स्वामी, एक सरस्वती पुत्र आदरणीय डॉक्टर पीयूष शर्मा जी को लेकर आई हूँ आप सबसे भेंट करवाने। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा का पखवाड़ा चल रहा है। माँ हिंदी की सेवा करना हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य है, लेकिन माँ हिंदी की विशेष सेवा करने के लिए उन्होंने शायद अपने कुछ विशेष पुत्र व पुत्रियों का चयन किया हुआ है। उनमें से एक हैं डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा जी। आप शिक्षक हैं, हिंदी के शिक्षाविद हैं, कवि भी हैं और बहुत सी पुस्तकों का प्रकाशन किया है और हिंदी विकास संस्थान के अध्यक्ष व संस्थापक भी हैं। आदरणीय, आप हिंदी ओलंपियाड का आयोजन करते हैं प्रतिवर्ष और देश विदेश में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अहिंदी भाषी क्षेत्रों से भी बच्चों का चयन होता है जो हिंदी ओलंपियाड में सेलेक्ट होते हैं, जिनका चयन होता है और उनको आप सम्मानित करते हैं। सबसे पहले तो आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। प्रत्येक भारतवासी की ओर से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप हिंदी की शिक्षक हैं, आपको पता है हिंदी का क्या स्तर है। ऐसी स्थिति में विद्यालय के स्तर पे, स्कूल के स्तर पे बच्चों तक देश विदेश में माँ हिंदी की सेवा करना, उन्हें हिंदी के प्रति जागरूक करना, आपके कार्यक्रम में मैंने संचालन किया था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी देख के कि कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ से, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ से और अहिंदी भाषी प्रांतों से जो बच्चों को चयनित किया गया और उनको इस प्रकार का आपने सम्मानित किया, तो बहुत गर्व हुआ कि आप जैसे लोग भी हैं जो आज बच्चों में ये कर रहे हैं। सर, आप अपने विषय में कुछ बताएं कि हिंदी माँ के प्रति इतना लगाव आपको कैसे आया, कैसे आपने हिंदी शिक्षक बनने की सोची? क्योंकि जहाँ तक मेरा ध्यान है, आपने बताया है जिस परिवार से आप हैं, जिस गांव से आप हैं, वहाँ अधिकतर लोग देश की सेवा में हैं और सरस्वती माँ की सेवा हो या भारत माँ की सेवा हो, फौज में हैं, पुलिस में हैं और आपके पिताजी जो हैं वे हिंदी के अध्यापक हैं। तो सर, थोड़ा सा आप बताएं कि आप कैसे पुलिस में जाते जाते और सैनिक बनते बनते आप हिंदी माँ के सैनिक बन गए और हिंदी भाषा की रक्षा करें। मैं डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा आभार प्रकट करता हूँ मैम डॉक्टर कामना मिश्रा जी का कि आज इस साक्षात्कार में मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं जहाँ जन्मा, जिस परिवेश में मैंने जन्म लिया, वहाँ पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र है और हिंदी भाषी क्षेत्र ही नहीं, हिंदी विषय से जुड़े संस्कार, हिंदी विषय से जुड़ी सभ्यता, हिंदी से जुड़े रीति रिवाज, हिंदी से जुड़ा खान पान, रहन सहन, सब कुछ वही है। क्या नाम है सर आपके गांव का? दिल्ली से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जिला बुलंदशहर में, सैदपुर। फौजियों का गांव बोलते हैं उसे, फौजियों का सैदपुर, क्योंकि हमारे गाँव से हर घर में कोई ना कोई फौज में है। किसी किसी घर में तो एक से अधिक लोग भी फौज में हैं जी। और ये पहले समय से चला आ रहा है। हमारे गांव में जो लोग शहीद हुए हैं उनकी स्मृति में एक स्मारक भी है जी। और अगर आप देखेंगे तो 1914 से लेके प्रथम विश्व युद्ध की बात करें या भारत पाकिस्तान की बात करें या बीच में जो भारत चीन का युद्ध हुआ, जब जो अगर कोई शहीद हुआ है उस सबका विवरण, मतलब भारत माँ की रक्षा में आपका पूरा समस्त गांव, आपका जो है समस्त गांव और बड़ी आबादी है। बड़ी आबादी गांव में पहले फौज की भर्ती भी हमारे गांव में होती थी। बिल्कुल। मैं भी एक आदर्श सैनिक विद्यालय था, प्राथमिक कक्षा मैंने वहीं से की, प्राथमिक विद्यालय से आदर्श सैनिक विद्यालय। उसके बाद मिलिट्री हीरोज मेमोरियल इंटर कॉलेज, वहाँ से मैंने 12वीं की और 12वीं के बाद मेरे पिता खुद क्योंकि हिंदी के अध्यापक थे और मैं जन्मा एक ऐसी जगह जहाँ पर हिंदी का या खड़ी बोली का जो परिष्कृत रूप आप देखने को मिल सकता है, तो ये तो मेरे संस्कारों में थी। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बाहर से आया और बाहर से आकर के मैं हिंदी के प्रति प्रेरित हूँ। हिंदी तो मेरे जन्म से है, हिंदी संस्कार, हिंदी तो हम सब में है, वो माँ है हमारी। हम भारत माँ की सेवा करें, हम हिंदी माँ की सेवा करें, माँ होती है। सभी भाषाओं का सम्मान है। देखिए, हम भारतवासी हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन सभी भाषाओं का सम्मान करने का ये अर्थ नहीं है कि आप अपनी माँ की उपेक्षा करें। सभी भाषाओं का सम्मान करने का अर्थ है कि हिंदी ही वतन है, हिंदी है अपनी। बिल्कुल। हिंदी से होगी हिंदुस्तान की पहचान। क्या बात है। यदि हम हिंदी की उपेक्षा करेंगे भारतवर्ष में रहकर, तो इस देश को हम कभी नहीं आगे ले सकते। अब मैं बताऊं, जैसे सर आपने अब कविता की कुछ पंक्तियां बोली, सर कवि भी हैं, कवि गोष्ठियों, कवि सम्मेलनों का आयोजन भी करते हैं, बहुत से कार्य कर रहे हैं, प्रकाशक भी हैं, लेखक में मैं आपकी इनको कुछ पुस्तकें 60 पुस्तकें तो इनकी ऐसे प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अलावा और बहुत सारी हैं जो दूसरे प्रकाशकों ने प्रकाशित की हैं और इन्होंने बच्चों के लिए
कविताएं, पाठ्यक्रम बहुत थोड़ा सा है जो यहाँ सर लेकर आए हैं। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि एक सरस्वती पुत्र हिंदी माँ की इतनी सेवा कर रहे हैं, बहुत ही गर्व की बात है सर, और आप सबके लिए उदाहरण हैं। आपने एक बात मुझसे कही थी जब हमारी बातचीत हुई थी कि मैम बड़ा दुख होता है जब हम ये देखते हैं कि स्कूल में हिंदी बोलने पे बच्चों को फाइन लगाया जा रहा है। जी जी। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, देखिए मैं इंग्लिश की टीचर हूँ और इसके बाद सर ने मुझे अपने कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया था। मैं हिंदी की कवित्री हूँ, निरंतर अध्ययनरत हूँ, सीख रही हूँ। सब्जेक्ट इंग्लिश है वो अलग बात है, ग्लोबल भाषा है, आपको आना चाहिए। फिर भी सर ने मुझे सादर आमंत्रित किया था अपने हिंदी ओलंपियाड कार्यक्रम के संचालन के लिए, और सर को संतुष्टि भी मिली कि नहीं आपके जो उच्चारण है, देखिए आप कोई भी भाषा सीखे, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, हमें बाहर ग्रो करना है तो हम लोग सीखें भाषा, लेकिन माँ हिंदी का अपमान और उपेक्षा करके नहीं। सर आप जो ये कार्य कर रहे हैं हिंदी ओलंपियाड, मुझे पता है बहुत से लोग इस विषय में नहीं जानते हैं। आप इस विषय में पहले प्रकाश डालें, जो आपने पुस्तकें प्रकाशित की हैं बच्चों के लिए, और हिंदी ओलंपियाड क्या है, जिनको नहीं पता वो कैसे आपसे संपर्क करें। मैं क्रम से बताता हूँ। जहाँ तक पुस्तकों की रचना की बात है, एक शिक्षक होने के नाते जब मुझे एक हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में दायित्व का निर्वहन करने के लिए कहा गया, तो मेरा परिचय उन लोगों से भी हुआ, बातचीत हुई जो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाते हैं या जो मदर टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैंने ये महसूस किया कि उनके उच्चारण में एक रूपता नहीं है या उच्चारण में स्पष्टता नहीं है, या जो किताबें जो चलती हैं खास तौर से निजी प्रकाशकों की, तो उन किताबों में किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, लेकिन सब कुछ पुराना है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें बच्चे को केंद्र बिंदु बना के कुछ रचा गया हो जी। तो मुझे जरूरत लगी जो आजकल की परेशानियां हैं, मान लिया कबीर ने अपने संदर्भ में कोई बात कही या व्यवहार की बात कही, मधुरवाणी की बात कही, किसी ज्ञान की बात कही, वो चीजें प्रासंगिक हैं आज भी। लेकिन आज अगर जो परेशानियां आ रही हैं, आज कोरोना की परेशानी है, आज स्वच्छ भारत मिशन की परेशानी है, आज मतलब समसामयिक विषयों के ऊपर नहीं है, विषयों पर नहीं है जी बिल्कुल। तो पर्यावरण को लेके, अब समसामयिक विषयों पे, बेटी मतलब पढ़ाओ, वास्तव में जीवन, बेटी पढ़ाओ, मैंने सारे इस पर आपने रचनाएं हाँ, इसमें हमने रचनाएं रची हैं योग को लेके, यानी कि बच्चे को जो ज्ञान चाहिए आसानी से वो ज्ञान कैसे दिया जा सकता है, उपलब्ध कराया। अब जैसे एक परेशानी मैं बताता हूँ, जैसे मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे कई बार मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो कह रहे थे बाल श्रम पे काम नहीं हो रहा। जी जी। तो बाल श्रम की समस्या एक बड़ी समस्या है बिल्कुल। लेकिन मैंने ये महसूस किया बाल श्रम को लेकर कि किताबों में बाल श्रम पर कुछ हो नहीं अधिक है नहीं। हाँ, अधिक इसलिए नहीं है कि जो विधाएं हैं वो बच्चों के हिसाब से, 5वीं कक्षा को बच्चों के हिसाब से निबंध विधा कठिन पड़ जाती है, बिल्कुल कहानी हो जाती है, कहानी के माध्यम से जो बाल श्रम की समस्या है वो समाधान नहीं हो रहा था। तो एक दो रचनाएं कहीं हमने देखी, तो मैंने खुद एक कविता मैंने रची थी, आप अनुमति दें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, स्वागत है। मेरी कविता थी छोटे छोटे बच्चे कभी काम पे नहीं जाते। बिल्कुल। कोई बालक घर में बैठा गुड़िया से खेलता है, कोई बैट बॉल लेकर क्रिकेट खेलता। कोई बालक घर में बैठा गुड़िया से खेलता है, कोई बैट बॉल लेकर क्रिकेट खेलता। अच्छे अच्छे कपड़े पहने, महंगे महंगे फल खाए, गर्मी या सर्दी तो बिल्कुल न झेलता। कोई नन्ही सी गुड़िया घर घर काम करती और उसका छोटा भाई ठेली धकेलता। खेलता ना पड़ता बस रात दिन काम करता, वह नन्हा बालक की क्यों सारे दिन घूमता। कोई करके ढेर का, कोई लेकर बड़ी कार पल भर में हो तैयार, कोई लेकर बड़ी कार पल भर में हो तैयार, संग मम्मी पापा के मौज करता घूमता। इधर जाता उधर जाता शहर सारा घूम जाता, ढेर सारी शॉपिंग करके मन मन झूमता। कोई करके ढेर काम घरे आए देर शाम, घरे आके सबसे पहले मम्मी को है पूछता। 10-12 साल का वह पढ़ता ना खेलता, वह नन्हा बालक की सारे दिन घूमता। बच्चे सब बच्चे हैं दुनिया से सच्चे हैं, बच्चा अमीर का हो या गरीब का हो, बिल्कुल बच्चा बच्चा उसको पढ़ना मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है उसका। बच्चे सब बच्चे हैं दुनिया से सच्चे हैं, बच्चे रोज नए नए सपने सजाते हैं। यहाँ हंसे वहाँ धसे कभी कहीं जा फंसे, अपनी किलकारी से सबको लुभाते हैं। खेलना जब उनका हक, पढ़ना जब उनका हक, ये हक उन्हें क्यों नहीं मिल पाते हैं। हम बोले तुम बोलो सारे मिलके यही बोलो, छोटे छोटे बच्चे कभी काम पे नहीं जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे कभी। बहुत मार्मिक मर्म स्पर्शी कविता। देखिए कवि मन बहुत ही संवेदनशील होता है। कविता बहुत लोग लिखते हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी जैसी सेवा करने वाले नहीं देखे मैंने। नहीं मैम, सेवा कर रहे हैं लोग, और
अच्छी कर रहे हैं। बस बात यह है कि हिंदी में 3 शब्द है जी। एक है अनुभूति, एक है अभिव्यक्ति, एक है अभिव्यंजना जी। और तीनों शब्द सुनने में कठिन से लगते हैं, लेकिन इसे मैं सरल शब्दों में कहूँ तो मैं अगर कुछ कहना चाहता हूँ और मेरे मन में कुछ भाव आ रहे हैं जो मैं महसूस कर रहा हूँ, अनुभूति है। और उस महसूस करने को अगर मैं व्यक्त कर देता हूँ तो अभिव्यक्ति है। बिल्कुल। किसी भी विधा के रूप में। बिल्कुल। जब तक अभिव्यक्ति की अभिव्यंजना क्या है, मैंने एक गीत लिखा, अनुभूति थी पहले, फिर वो व्यक्त किया, लिख के गाया, लेकिन किसी ने सुना नहीं तो अभिव्यंजना नहीं हुई। जी बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य सन्मार्ग से सुख प्राप्त करना। बिल्कुल। आज हम जो कुछ कह रहे हैं, किताबों में जो भी कुछ है, उसकी अभिव्यंजना होनी चाहिए। बिल्कुल। यानी कि उसे समझना चाहिए। जो चीज व्यक्त की गई है, जिस उद्देश्य से व्यक्त की गई है, उसे उसमें सार्थकता मिलनी चाहिए। और वो तभी संभव है जब भाषा की क्लिष्टता को समाप्त किया जाए। बिल्कुल। अगर आप हिंदी के संदर्भ में बात करें तो मैं बताना चाहता हूं, हिंदी एक विषय भी है, हिंदी एक साहित्य भी है, हिंदी एक भाषा भी है। बिल्कुल। जब हम भाषा की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य है कि हम अपनी बात को सरल से सरल ढंग से, आसानी से दूसरे जनसाधारण तक भी वो बात हमारी पहुंच सके। हम जहां तक बात पहुंचाना चाहते हैं जी, तो ये भाषा का उद्देश्य है। बिल्कुल। तो यदि आप बात करें आजकल की किताबों की, किताबों के अंदर व्याकरण की किताबों में इतनी कठिन परिभाषाएं हैं जी। उदाहरण के लिए कि जब आपके मुंह से और नाक से हवा गर्म निकलेगी तो ये चीज होगी, ये परिभाषा होगी। ये परिभाषाएं नहीं है। आज बच्चे को ये पता ही नहीं है कि उसकी सांस आ भी रही है या नहीं आ रही है। गर्म ठंडी की तो बहुत दूर की बात है कि हवा तालब से स्पर्श करेगी या नासिका से जाएगी, इतना नहीं वो समझ सकते। ये इस आधार पर बनाई गई परिभाषाओं को रोककर ऐसी सरल परिभाषाओं के लिए हिंदी विकास संस्थान काम कर रहा है कि जो बच्चों तक पहुंच सके। हाँ, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों का, जो अब समसामयिक विषय। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे हिंदी ओलंपियाड की। इस विषय में हमारे बहुत से दर्शक नहीं जानते हैं, इसके विषय में बताइए क्या है, कैसे जुड़े हैं? इसी क्रम से मैं बता रहा था, ये मेरी पहली बात थी कि हमने अपनी किताबों के माध्यम से परिभाषाओं को सरल किया है, भाषा के माध्यम से। बिल्कुल। और जो रचनाएं हैं हमारी, जैसे मैंने अभी बाल श्रम की समस्या को दिया, हमने समसामयिक विषयों को समेटते बड़ी सरल भाषा थी, सभी के समझ आ जाएगी। जी। हमने सरल भाषा में अपने साहित्य को, या आज जो भी विधाएं हैं, नई विधाओं में हमने अपनी बात को बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया। बिल्कुल। तीसरी चीज आ जाती है विषय के रूप में कि हिंदी में अच्छे अंक नहीं आते, तो हम ये कोशिश करते हैं कार्यशालाओं के माध्यम से, हम शिक्षकों को पढ़ाते हैं या उन्हें समझाते हैं कि बच्चों का मूल्यांकन किस तरह किया जाए। बच्चों को भी बताते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं के बच्चों के लिए। अच्छा सर, ये शिक्षकों की कार्यशालाएं कहाँ होती हैं? पूरे विश्व के अंदर हम लोग करते हैं। पूरे विश्व में कर रहे हैं? जो कुछ हमारी ऑनलाइन भी होती हैं, ऑनलाइन में तो कुछ ज्यादा परेशानी नहीं आती, ऑफलाइन समूचे भारतवर्ष में इस समय हम शिक्षकों के लिए कार्यशालाएं देते हैं और ज्यादातर कार्यशालाएं हमारी निःशुल्क होती हैं। अच्छा। कुछ निजी प्रकाशक जब हमसे अनुरोध करते हैं कि हमारी कार्यशालाएं करें तो हम वहां थोड़ा संकोच करते हैं जी। क्योंकि वो कार्यशाला के माध्यम से कई बार कोशिश करते हैं कि उनके द्वारा जो प्रकाशित किताबें हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाए, लेकिन वो तभी संभव होता है अगर वो किसी कसौटी पर खरे उतरे। आज सरकार को चाहिए, हमें भी चाहिए कि जो किताबें आज बच्चों तक पहुंच रही हैं, क्या उसके लिए कोई प्रमाणिक बोर्ड है या कहीं से उनको प्रमाणित किया गया है किताबों को? बिना प्रमाणिकता के ही जो मन में आ रहा है वो छाप कर बच्चों तक पहुंचा रहा है। कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जैसे फिल्म पास करते हैं, बिल्कुल सेंसर बोर्ड होता है जैसे, ऐसा कोई बोर्ड नहीं है। तो मैं जरूर यहाँ नैतिक अंकुश लगाता हूँ कि किस बच्चे को क्या जा रहा है। जैसे डॉक्टर होता है, बाल रोग विशेषज्ञ, वो पूछते हुए बच्चे को बोल नहीं रहा है, खांसी हो गई है, परेशानी हो रही है, तो वो कहता है इसका आप वजन तोलिए और उसका उम्र बताइए, उसके हिसाब से वो डोज देता है। आज हमें ये पता नहीं है कि किस बच्चे पर कितना भार दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और इसमें मैं सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि बच्चे की उम्र और बच्चे की क्षमता के आधार पर उस पर भार दिया जाए, उस पर भार दिया जाए। हाँ, अगर उससे ज्यादा देंगे तो अनावश्यक भार देंगे तो वो कुछ भी नहीं सीखेगा, मन ही उचट जाएगा ना उसका। तो उसकी रुचि के हिसाब से आज एक बच्चा मोबाइल देखता है, मोबाइल में वो पढ़ाई की भी बात देख रहा है, मोबाइल में वो मनोरंजन की भी देख रहा है, लेकिन पढ़ाई सार्थक तब होगी जब वो सारे काम छोड़ के मोबाइल पर पढ़ाई से संदर्भित चीजें देखेगा। बिल्कुल। यानी कि आज पढ़ाई सदुपयोग करो आप, सदुपयोगी के उससे रुचिकर बनाना। अगर वो रुचिकर नहीं बना पाएगा, येन केन प्रकारेण उसको, अगर तकनीक को भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आपने कहा ऑनलाइन कार्यशाला हुई, तो इसमें तो एक समय पे चारों तरफ से बिल्कुल तो अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ओलंपियाड की बात बता रहा था, बिल्कुल मैं बता रहा था, दूसरा क्रम था ओलंपियाड का।
ओलंपियाड के माध्यम, दरअसल ये एक प्रतियोगिता है, पहली क्लास से 12वीं कक्षा का आयोजन हम पूरे विश्व में करते हैं और विश्व में हर बच्चे का स्तर एक सा नहीं होता। उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्न पत्रों की रचना करते हैं। अच्छा। किस क्षेत्र में कैसा है, एक बच्चा जो दिल्ली का स्तर है, हरियाणा का या तमिलनाडु का या हर जगह के बच्चे का ऐसा आपके यहाँ तो ओमान से भी आए थे, मुस्लिम कंट्री से भी बच्चा भारतीय है, दोहा से, कतर से, अमेरिका से, बहुत जगह से बच्चे आते हैं। तो उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रश्न पत्रों की रचना करते हैं। हमारा उद्देश्य कुछ नहीं है, हिंदी से जुड़ी चीजों से अवगत कराना है, जैसे हिंदी महीनों के नाम या हिंदी में नक्षत्र है जो हमारे, मतलब आपका हिंदी का जो बेसिक मौलिक ज्ञान जो है हमारा वो भी है, वो हिंदी भाषा, व्याकरण पर आधारित जो चीजें विकल्प के रूप में हम देते हैं बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो मिलान वगैरह करने के लिए तो वो समसामयिक विषयों पर होते हैं, तो उस पे आप उसी प्रकार से प्रश्न उत्तर जो है आप प्रश्न पत्र तैयार करते हैं। पहली और दूसरी के लिए तो बच्चा उसी पर उत्तर देता है, वो देखता है भी गाय को बछड़े से मिलाना है, उसको चिड़िया को, और बड़े बच्चों के लिए जो है, बड़े बच्चों को तीसरी कक्षा से लेके हम बहुविकल्पीय प्रश्न रखकर बच्चों का आकलन करते हैं विश्व स्तर पर। 3 मूर्ति भवन में हमारा कार्यक्रम होता है प्रधानमंत्री संग्रहालय में। पिछले 2015 से हमारा 14 सितंबर 2015 को गठन हुआ था और 29 जून 2016 को हमें इसमें राष्ट्रीय पंजीकरण हमारा हुआ था हिंदी विकास संस्थान का। बहुत बधाई है सर आपको, बहुत अच्छा। अच्छा, हिंदी विकास संस्थान भारत सरकार से जी, हिंदी विकास संस्थान के विषय में भी आप बताएं। मैं बता रहा हूँ, हिंदी विकास संस्थान की स्थापना हिंदी की अस्मिता को बचाने के लिए हुई है। जो हिंदी के अवसर समाप्त हुए हैं खासतौर से भारतवर्ष में, उन बच्चों को इस योग्य बनाना कि उन अवसरों को पा सके। और हिंदी विकास संस्थान के माध्यम से हिंदी से जुड़ी जितनी भी समस्या, चाहे वो शिक्षण से जुड़ी हो, चाहे रचना से संदर्भित हो, चाहे प्रतियोगिता से संदर्भित हो, हम पूरे विश्व के अंदर इस समय हम हिंदी विकास संस्थान के माध्यम से काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपियाड का आयोजन है। दूसरा, जो हिंदी शिक्षक हैं, हिंदी शिक्षक और बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए हम हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। हिंदी कार्यशालाओं के माध्यम से हिंदी शिक्षण में आ रही समस्याओं का समाधान करते हैं या हिंदी से संदर्भित और कोई परेशानी है उसका समाधान करते हैं। जो लोग उल्लेखनीय कार्य करते हैं उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर हम सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा सर, एक निजी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आप इतनी सेवा कर रहे हैं, इतना सारा कार्य आप कर रहे हैं, पुस्तकें लिख रहे हैं माँ हिंदी के लिए, आपने बहुत सारे की समसामयिक विषयों पर और सरल भाषा में जन साधारण तक पहुंचे। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि परिवार से, जो आपकी धर्मपत्नी है, क्योंकि सारा समय तो आपका उनको चला जाता है, तो उनका कितना सहयोग है आपको? क्या वे भी आपका उसमें, क्योंकि आप देखिए जब कोई व्यक्ति इतने बड़े अभियान पे निकलता है, बहुत अच्छी बात है, उसे परिवार का सहयोग जरूर चाहिए होता है। जी। तो आप अपनी धर्मपत्नी और अपने बच्चों के विषय में बताएं, कितना सहयोग है उनका? देखिए, मेरे जीवन में सबसे पहले तो मेरे माता पिता का सहयोग रहा। माता पिता तो नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद से मैं हिंदी के वो तो सब कुछ उन्हीं का सिखाया हुआ है आपको। आप जो भी हैं सारी नींव वहीं से पढ़ी, वहीं से हुआ। बहुत सारी किताबें उनके माध्यम से मुझे मिली, या जो हिंदी विषय में जो भी रुचि रही है ना। लेकिन शादी के बाद दरअसल मैं तो नौकरी करता था, हिंदी शिक्षक था, तो आर्थिक अभाव रहा ही। तो सबसे पहली भूमिका तो ये रही कि उन्होंने भी खुद मेरे साथ साथ जो है शिक्षण विद्यालय में नौकरी जी बिल्कुल, है ना। वो पुस्तकालय अध्यक्ष रही हैं और वैसे स्नातक हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में है। तो पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। तो कहीं कहीं हम लोग साथ भी रहे, एनटीपीसी में हम लोग साथ रहे हैं, वहाँ काम किया है हमने। एक बार वो किसी महाविद्यालय में थी तो मैं किसी विद्यालय में रहा, तो उनका बराबर योगदान, पूरा सहयोग है उनका। हाँ। दूसरी चीज, जब कभी आर्थिक कष्ट रहा तो उन्होंने कभी उसको महसूस नहीं होने दिया। कोई शिकायत नहीं करी। शिकायत तो अलग बात होती है, महसूस ही नहीं होने दिया कि मतलब घर का वातावरण इतना अच्छा उन्होंने रखा। फिर मैंने क्या किया कि हिंदी शिक्षण के साथ साथ पहले एक गीता प्रकाशन है उनके लिए, एक मोती जीवन के बहुत अच्छी मेरी किताब है, जिसमें हमने बच्चे को केंद्रित किया है, कहीं साहित्य के साथ, जीवन के साथ, पढ़ाई के साथ। हमारे चैप्टर इस तरह से, आप स्वयं, आप और आपके माता पिता, आप और आपकी पढ़ाई, आप और आपका। तो सर आपके बच्चों को तो बहुत अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। आपके कितने बच्चे हैं, क्या मेरे 2 बच्चे हैं। लेकिन जहाँ तक हिंदी विषय की बात है, क्योंकि हिंदी के साथ आज अवसर नहीं जुड़े हैं, तो जो बेटी है वो इस समय बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक करने के बाद अब एमटेक कर रही है ना, डेटा साइंस में। उनके हिसाब से आज की मांग ये है हिंदी से, क्योंकि अवसर चले गए। हिंदी शिक्षक भी अब ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा हिंदी पढ़े। मैं आपका यहाँ ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, पिछले 2 दशक से हमने ये महसूस किया है कि विद्यालयों के अंदर 11वीं और 12वीं कक्षा में हिंदी नहीं है। हाँ। ज़्यादातर विद्यालयों में साइंस साइड और कॉमर्स है, आर्ट साइड में हिंदी नहीं है, कुछ में है।
सरकार का ध्यान बाद में NEP 2020 में आया है, ध्यान दिया है सरकार ने भी कि भाई हिंदी समाप्त होती जा रही है, इसको बचा विलुप्त होने पे आके उसको संरक्षण देने की। हिंदी की श्रेष्ठता नहीं है, आज हिंदी प्रतिष्ठित नहीं है। हिंदी की इतनी बदतर हालत हो गई कि मजबूर होना पड़ रहा है। एक दिन जैसे तैसे शिक्षक वो हिंदी दिवस 14 सितंबर, मैं यही कहने वाली थी सर, हम हिंदी दिवस मनाने की नौबत ही क्यों आ रही है? हिंदी भाषी देश हमारा क्यों? धैर्य से मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा क्योंकि बड़ा जटिल है और मैं कुछ भी बोलूं वो चीज बाहर जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो CBSE के मैं साइंस साइड से 12वीं किया है जी, PhD किया है मैंने हिंदी विषय में जी, लेकिन पहली क्लास से लेकर PhD तक हिंदी विषय मेरे साथ रहा है। आपके साथ यूपी बोर्ड से जब मैंने किया तो 12वीं कक्षा में हिंदी और अंग्रेजी के साथ मेरे साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स था। देखिए विज्ञान के छात्र हैं हमेशा और हिंदी को कभी नहीं छोड़ा है, हिंदी को नहीं छोड़ा, हिंदी विषय वहां था भी, लेकिन यहाँ CBSE में इस तरह अनिवार्य रूप में नहीं रहा है। हिंदी विषय जब नहीं रहा तो इन्होंने रखा भी नहीं। हमने भी नहीं पढ़ा सर, मैं विज्ञान की छात्र हूँ, मैंने भी नहीं पढ़ा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों पर ये छाप ना लग जाए कि इनके बच्चे तो हिंदी में रुचि रखते हैं। यहाँ तक कि हिंदी में बोलने वालों पर प्रतिबंध था, कुछ विद्यालयों में तो दंड भी था। अगर आप अगर हिंदी बोलते पाए गए तो 1 रुपया जुर्माना। सर मैं भी ऐसे विद्यालय में पढ़ी हूँ, मैं भी विज्ञान की छात्रा रही हूँ, मैंने भी 11वीं 12वीं में हिंदी विषय नहीं था मेरे पास, तो ये चल ही रहा है काफी समय से। जो सबसे बड़ी बात है जो मैं आज सबसे कहना चाहता हूँ कि जब आप 11वीं 12वीं में हिंदी नहीं पढ़ेंगे या पिछले 2 दशक से नहीं चल रही है, तो जो हिंदी शिक्षक हिंदी पढ़ाने आज आता, अगर उसके पास हिंदी रही नहीं है तो आज हिंदी शिक्षक कहाँ से आएगा? हिंदी शिक्षक नहीं रहा क्योंकि उसने 11वीं 12वीं में नहीं पढ़ी। जब 11वीं 12वीं में नहीं पढ़ी, हिंदी शिक्षक नहीं रहा तो और रुचि समाप्त हो गई। अब आप कह तो रहे हैं कि आप 11वीं 12वीं में हिंदी लाए, लेकिन शिक्षक भी नहीं है। अगर शिक्षक है तो जहाँ जो प्रादेशिक शिक्षा बोर्ड है वहां से अगर कोई हिंदी पढ़ के आ रहा है उसे पढ़ाना पड़ रहा है। मतलब ये कि हमको आज मांग इस बात की है, मैं ये मांग करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूं सरकार से भी कि CBSE में चाहे कोई किसी भी संकाय में हो, विज्ञान संकाय में हो, हिंदी तो एक भाषा है, अपने देश की भाषा है, इसको राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। यही प्रश्न मेरा अगला था कि आप हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में जो आप कहना चाह रहे थे कि सर आप अपने विचार उस पर रखें कि मैं बिल्कुल रख रहा हूँ। देखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा घोषित किया। बिल्कुल। हम बात करते हैं राष्ट्रीय फूल की तो हमारे सामने होता है वही कमल का फूल है, राष्ट्रीय पक्षी मोर हो गया, प्रतीक की बात होती है, राष्ट्रगान की बात होती है, राष्ट्रीय गीत की बात होती है, सब कुछ राष्ट्र के नाम है। जब राष्ट्र के नाम राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्र गीत है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्र पशु है, राष्ट्र पक्षी है, राष्ट्र की भाषा कहाँ है? राष्ट्र की भाषा आज ये एक बड़ी समस्या है। जब राष्ट्र के नाम पर सब चीजें हैं तो राष्ट्र की भाषा कहाँ है? ये सवाल आज बहुत बड़ा है। जब तक इसका उत्तर भारत के अंदर नहीं मिलेगा, हिंदी प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। आप सोचिए कि पूरे विश्व में हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको दुनिया के सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं और तीसरे स्थान पर आती है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा लोग द्वारा बोले जाने वाले आप लगा लीजिए 60 करोड़ से ज्यादा लोग। हाँ सर, मॉरिशस में देखिए हिंदी बोली जाती है, 134 देशों में बोला जा रहा है। 134 आज भारत को ऐसा क्या हो गया कि ना हिंदी विषय पढ़ाया जा रहा है, ना इसको राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। बोलचाल की भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में इसको राजभाषा तो एक सरकारी कामकाज की भाषा है, बिल्कुल। लेकिन हम राष्ट्र की जब बात करते हैं, एक अमूर्त अवधारणा की बात करते हैं। अगर दक्षिण भारत के अंदर सुनामी या कहीं कोई परेशानी आती है, यहाँ के लोग प्रधानमंत्री राहत कोष के माध्यम से वहां सहायता करते हैं। जब हम भावात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं, राष्ट्र किसी देश का एक मूर्त रूप नहीं है। जब तक उस देश का नागरिक एक दूसरे के साथ भावात्मक रूप से नहीं जुड़ा है, तब तक उसको राष्ट्र के नाम से अभिहित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, बहुत 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 सही। देखिए जो बात आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए कि जितना क्रोध उन्हें आ रहा है, जिस आवेश में वो बोल रहे हैं, मतलब ये हम सबके अंदर होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कितनी तड़प, कितनी छटपटाहट एक शिक्षक के अंदर है कि वो हर पहलू पे बोलना चाह रहे हैं और कितना कार्य कर रहे हैं, और हम सबको मिलकर सहयोग कर। सर यही भावना हम सबके अंदर, देखिए क्षमा कीजिएगा सर, लेकिन हिंदी शिक्षक बहुत हैं, मगर आपके जैसे सोच वाले मैंने अधिक लोग नहीं देखे, बहुत कम लोग हैं। आप इतना कार्य कर रहे हैं, और जैसे आपने बताया कि भाई आर्थिक संकट भी रहा, तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे दर्शक ये कहें कि भाई बहुत व्यापार चल रहा है, बहुत ज्यादा आर्थिक संपन्नता थी तो शौक के लिए आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए घर, इनका परिवार भी है, लोग कहते हैं अकेला है व्यक्ति तो भी लोग कहते हैं कि भाई क्या है इनका, तो ये कर ही रहे हैं।
आपका घर परिवार है, बच्चे हैं, धर्मपत्नी हैं, आर्थिक संकट भी रहा है, सब कुछ होते हुए भी आपने बहुत अच्छा कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि मैं स्तब्ध थी जब मैंने देखा कि मुस्लिम कंट्री से, देशों से, जैसे कि ओमान, कतर से और दक्षिण भारत से बच्चे थे, और नॉर्थ ईस्ट जो हमारा है, उत्तर पूर्वी राज्य हैं जैसे त्रिपुरा, मणिपुर, मतलब मैंने खुद जब, तो मुझे ना, मैंने उन बच्चों से इंटरव्यू भी लिया था, आपका कार्यक्रम बड़ा भव्य होता है बता दूं, 3 मूर्ति भवन में, तो मैं खुद स्तब्ध थी और माँ बाप नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं और ओलंपियाड में लेकर आए। तो ये सहयोग है, कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है। आप देखिए, आप सेवा करें, आप माँ की सेवा करें, भारत माँ भी आपकी माँ है, हिंदी माँ भी, हम मातृभाषा हमारी हिंदी माँ हमारी माँ है। माँ की सेवा जो नहीं करता है उसका कहीं कल्याण नहीं संभव है, और डॉक्टर पीयूष शर्मा इसका जीवंत उदाहरण है। इस साक्षात्कार से मैं ये आशा करती हूँ और मैं ये कामना करती हूँ कि बहुत से लोग प्रेरित हों, आगे आएं, आपसे जुड़ें। बहुत विस्तार से हमें इस पे बात करने की आवश्यकता है, और यदि कुछ जाते जाते आप संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आपका साक्षात्कार इतना बड़ा होगा सर कि हमें आगे भी हम चाहेंगे आप हमें अवसर दें कि हम आपकी कविताएं भी सुने, और आपका, क्योंकि ये एक ऐसा छोटा विषय नहीं है कि हम इसको समेट सकें। बहुत अच्छी बातें आपने कही, लेकिन आज हमारे युवा वर्ग के लिए, बच्चों के लिए, जैसे मैं कह रही थी, बोलचाल की भाषा बड़ी दूषित हो गई है, मिश्रित तो करी नहीं इन्होंने, हिंदी तो ये क्या ही बोलते हैं, बड़ी हो गई है, तो बड़ा मन दुखता है। चारों तरफ माहौल जैसे आप देख रहे हैं, कवि सम्मेलनों में भी युवा वर्ग कम है, स्टैंड अप कॉमेडी में ज़्यादा है। हमारे युवाओं को आप जो संदेश देना चाहते हैं डॉक्टर साहब, एक अभिभावक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, माँ हिंदी के प्रहरी और सरस्वती पुत्र होने के नाते बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम कोई भी सपना देश के रहते हुए, विदेश के रहते हुए हिंदुस्तान में देख रहे हैं, तो हिंदी से हम अनदेखा नहीं कर सकते। हम कोई भी सपना हमारा तभी साकार हो सकता है जब हम अपनी भाषा को साथ लेकर चलेंगे, कि सपने सच करने की धुन में अपने सब खो जाएंगे, अपनों से अपनापन रखना सपने सच हो जाएंगे। क्या बात है। यहाँ अपनों से मतलब है अपनी भाषा से, अपने लोगों से, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों से, बिल्कुल इन सब से मतलब है। और जहाँ तक किसी देश की बात है, उसकी पहचान की बात है, तो वहाँ का साहित्य ही उसकी पहचान होती है। बिल्कुल। तो आज जो साहित्य में कमी आई है, इसके लिए प्रेरित करने के लिए सरकार को भी चाहिए कि लोगों को प्रेरित किया जाए। आज हिंदी में रचनाएं हों, आज हिंदी पढ़ें लोग, हिंदी में अगर पढ़ रहे हैं, देखिए कितने राजभाषा अधिकारियों के पद रिक्त पड़े हुए हैं, हाँ, उन्हें भरा जाए। सोचनीय है, चिंता का विषय। हिंदी विषय पढ़ाया जाए, बच्चों को छूट हो। सर, आपके तो उद्देश्य में ये भी है, चीनी जापानी के बता रहा हूँ मैं। प्रेमचंद 12 साल तक गणित अनिवार्य होने की वजह से 12वीं नहीं कर पाए थे। जब वो अनिवार्यता समाप्त हुई, तब इस देश को प्रेमचंद जैसा साहित्यकार और पत्रकार। क्या बात, ये देखिए, ये बात मुझे भी नहीं पता थी सर। मैं कह रही थी, मैंने आपका उसमें पढ़ा था कि संस्थान के उद्देश्य क्या है, उसमें चीनी, जापानी, रूसी आदि विदेशी भाषाओं का भी, आप उनकी पुस्तकों का हिंदी रूपांतरण करना भी खाली पुस्तकों की बात नहीं कर रहा हूँ। आज सरकार जो है एनईपी में, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें हम ना बहुत सारी चीजें डालें। एक है विषय एकीकरण, सब्जेक्ट इंटीग्रेशन। अच्छा। अगर आज गणित के अंदर आप आर्यभट्ट को पढ़ा रहे हैं, हिंदी के अंदर, तो आर्यभट्ट के संदर्भ में उसकी अक्षरांक पद्धति को भी बताना है। बिल्कुल। या गणित से संदर्भित उसे सवाल देने हैं। बिल्कुल। अगर आप कोई साइंस का जुड़ा है, आज भोजन से संदर्भित कोई पाठ, मतलब पाठ किसी ना किसी विषय से जुड़ा होगा, उस विषय के साथ जोड़ते हुए उसे ज्ञान देना बच्चे को अतिरिक्त। तो ये चीजें आज, तो आप बाकी विदेशों से खाली हिंदी ये कविता तक सीमित नहीं है, आपके जीवन से संदर्भित है। तो आपके जीवन से जोड़ते हुए पाठों की रचना की जा रही है। आप आज जो हमारी नई शिक्षा नीति है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यही है कि एक इंसान को इंसान बना जाए। आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप कुछ भी बने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा था कि आप एक विद्वान हैं, आप एक वैज्ञानिक हैं, आप एक लेखक भी हैं, आप देश के राष्ट्रपति भी हैं, आप अपने आप को किस रूप में देखना पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा एक अच्छे इंसान के रूप में। क्या बात, बिल्कुल। तो आप जहां भी हैं, शिक्षा के माध्यम से आप उस पद को प्राप्त करते हैं, लेकिन असली पहचान उस पद पर रहते हुए आपके अपने दायित्वों का निर्वहन करने की होती है। कि आपको जो पद मिला है, पुलिस अधिकारी का मिला है, हिंदी शिक्षक का मिला है, गणित के विषय का मिला है, या किसी प्रशासनिक कोई पद आपको मिला है, आप वहां रह के आप अपनी इंसानियत को कैसे दूसरे तक पहुंचा पाते हैं, ये ही सबसे बड़ी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। यदि आप ये काम नहीं कर पाते कि आप अपनी इंसानियत को, आप अपनी इंसानियत का परिचय उस पद पर रहते नहीं दे पा रहे हैं,
तो आप सभी का सोचो वो तो खड़े है नहीं मानवता करते। तो प्रथम धर्म है सर, वो तो मैंने है एक ही। पंक्ति लिखी है बच्चों के लिए, मैं सुनाना चाहूंगा जी। मानवता के लिए, हम्म। कि किसे कहेंगे हम इंसान। इजाजत हो तो मैं नहीं सुनाता नहीं, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपनी बात को उस पंक्ति के माध्यम से विराम। कहूंगा कि लाखों रहते जीव यहाँ पर रखते सब अपनी पहचान, हम्म। लाखों रहते जीव यहाँ पर रखते सब अपनी पहचान, तुम भी सोचो हम भी सोचें किसे कहेंगे हम इंसान। क्या बात है। तुम कहते हो मैं इंसान, मैं कहता हूँ मैं इंसान, अरे सब पापों का दोषी है क्या उसे कहोगे तुम इंसान। क्या बात है। कोयल मीठे बोल बोलती एक नहीं सारी वैसी, कोयल मीठे बोल बोलती एक नहीं सारी वैसी, जो वह मीठा ना बोले तो क्या होगी उसकी पहचान। शेर साहसी होते सारे यह जाने दुनिया सारी, एक साहसी हो एक कायर क्या होगी उसके पहचान। क्या बात। केवल वर्षा का जल पीना, केवल वर्षा का जल पीना, चातक ही है वचन निभाता है, यहाँ वहाँ पानी पीता घूमे क्या होगी उसकी पहचान। क्या बात, क्या बात। अरे मानवता का गुण हो जिसमें, अरे मानवता का गुण हो जिसमें बस है मानव की पहचान, सबके दुख को अपना समझे उसे कहेंगे हम। अरे बहुत बहुत सुंदर सर, आप तो बहुत बहुत अच्छे कवि हैं। कवि सम्मेलनों का भी आयोजन कर रहे हैं, कभी आराम इत्मीनान साहब की कविताएं भी हम सुनेंगे, और आपने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की है। जी। वो सभी बातें बहुत प्रभावित करती हैं आदरणीय की, और ये जो चीनी, जापानी, रूसी आदि विदेशी भाषाओं के साहित्य को अनुवादित करके दूसरी जो संस्कृतियां हैं उनसे भी हमारे भारतीय बच्चों को रूबरू कराने का, सभी पाठकों को कराने का जो आपने बेड़ा उठाया है, मैं अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत आभार आप। और मैं चाहती हूँ कि आपकी संस्था इसी तरह दिनों दिन तरक्की करे, और आपके साथ और भी बहुत सारे माँ हिंदी के सरस्वती पुत्र पुत्रियां जुड़े। अब मुझे भी अपने साथ रखिएगा। बहुत सभी जुड़े, स्वागत है आपका। और सब मिलके अगर कार्य करेंगे, किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। जी। हम डॉक्टर भी हो सकते हैं, हम सीए भी हो सकते हैं, हमारी तो माँ है, माँ की सेवा तो कोई भी कर सकता है, कविता तो सभी लोग करते हैं, और देखिए शिक्षक भी अपने बच्चों को पढ़ाते ही हैं। तो फिर इसलिए हम सब मिलके यदि सहयोग करेंगे तो हमें सिर्फ एक हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, सिर्फ एक हिंदी पखवाड़ा नहीं चलेगा। जो हम कहते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस है, हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, राष्ट्रभाषा के रूप में, बिल्कुल वही राष्ट्रभाषा के रूप में हम सबकी कामना है सर कि ये जो है ये हम लोग की मनोकामना पूर्ण हो। हम भारतवासी हैं, हमें गर्व है अपनी माँ हिंदी पर। भारत माता की जय, जय हिंद। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, पुनः आभार आदरणीय डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा जी का। मेरी ओर से भी सभी का बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं ट्रू मीडिया का विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जो साहित्य के क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, ट्रू मीडिया को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी ओर से भी ट्रू मीडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय ओम प्रकाश प्रजापति सर का भी बहुत सहयोग है कि वो इस प्रकार के अवसर हम सबको प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।